नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय सुनील भारद्वाज जी, जिन्होंने कोरोना महामारी में बिछड़े हुए लोगों को उनके करीब तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि राशन सामग्री हजारों परिवारों को अपने माध्यम से वितरण करवाई। बहुत बहुत स्वागत है सुनील भारद्वाज जी आपका। और विकास जी, आपकी तैयारी चल रही है वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ने की, क्या क्या तैयारी अब तक आप कर चुके हैं वार्ड नंबर 18 से? सबसे पहले तो विकास जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। अब बात रही वार्ड नंबर 18 से हम चुनाव की जो तैयारियां कर रहे हैं, देखिए चुनाव का बिगुल तो बच चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के दिल में जगह बनाई जाए, क्योंकि अभी तक जो यहाँ पर मैंने देखा है, मैं भी गांव में गया हूँ, लोगों की परेशानियां सुनी हैं, लोगों ने राजनीति करी है, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे हटके राजनीति में विश्वास करता हूँ। मैं राजनीति नहीं, राजनीति करूँगा और लोगों की समस्याएं, जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो मैं कहता हूँ देश जब से आज़ाद हुआ है आज तक लोग अभी तक नाली खरंजे इन्हीं पे वोट मांग रहे हैं। देश की महिलाएं पूरा, मैं कहता हूँ विश्व से, भारत से लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और आज भी हम नाली खरंजे पे वोट क्यों मांगते हैं? अच्छा, ये एक बात बताइए, आपने लोगों के साथ बीच में जाकर, गांव में जाकर, मतलब अपने समर्थक के लिए वोट मांगने के लिए आप गए हैं, तो एक चीज बताइए, किसान विरोधी कानून इस समय किसान सारे खफा हैं देश से, लेकिन कुछ नहीं है, क्या ऐसे किसान भी मिले जो खपाते आपसे, मतलब उस कानूनों से? देखिए, सबसे पहली बात तो आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि किसान विरोधी है। ठीक है, किसान भारत का अन्नदाता है, जिसने हमेशा से हम लोगों को, हम तो क्या है, सुबह अपने बढ़िया से कपड़े पहन के एसी में बैठ जाते हैं जाके। किसान एक ऐसा, कहते हैं ना, भारत का सिपाही है, जो सुबह शाम चाहे 5 डिग्री टेम्परेचर हो सर्दी में, चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो गर्मी में, दिन रात धरती माता की सेवा करता है। किसान बीज बोता है, अन्न देता है, और हम उस चीज को हम खा रहे हैं, हम लोग उससे ही चल रहे हैं। किसान हमेशा साथ रहा है, भाजपा के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार रहा है। किसान अभी विरोधी नहीं है। कुछ शरारती तत्व जो हैं, जो किसानों के नाम पे एक राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति का जल्द पर्दाफाश होने वाला है। अच्छा, वार्ड नंबर 18 में ब्राह्मण, मुस्लिम और सैनी समाज के ये बाहुल्य इलाके में वार्ड नंबर 18 में जो आप लड़ रहे हैं, तो हमने देखा कि अलग जो प्रत्याशी हैं वो भी करीब ज्यादातर ब्राह्मण ही हैं, तो ब्राह्मणों को कैसे अपने करीब ले पाओगे इस चुनाव में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे कहा है आपने, मुस्लिम समाज, सैनी समाज, ब्राह्मण समाज, मोदी जी हमेशा से ये कहते आए हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं किसी समाज के लिए नहीं, मैं सबके लिए काम करूंगा। ठीक है, ब्राह्मण समाज की बात रहती रही, हमेशा से भाजपा का रहा है, हमेशा से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। और बात रही मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसने सदैव हमेशा भाजपा के, चाहे हम छोटे गांव की बात कर लें, चाहे शहर की बात कर लें, चीजों को समझा है कि प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी को देख के वोट डालता है। या कि ये नहीं होता कि एक पार्टी को समर्थन हो गया कि उन्होंने, लोग जैसे कहते हैं भाई मुसलमान है तो ये समाजवादी पार्टी को देंगे, कांग्रेस को देंगे और बसपा को देंगे, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति, यहाँ पे पार्टी विशेष का काम नहीं है, छोटा चुनाव है, ये व्यक्ति विशेष पे वोट पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वो मुस्लिम गांव, आप जो वहाँ बाहुल्य इलाका दौसीरा से आप गए थे वहाँ पर, तो आपका कुछ लोगों ने विरोध किया था, एक तस्वीर वायरल हुई थी, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी आप चर्चा में रहे थे उस तस्वीर की वजह से? मैं आपको बताऊं, विरोध तो जब आप मैदान में उतरेंगे, राजनीति में जब आप उतरते हैं ना, हर तरह का आरोप प्रत्यारोप लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उस फोटो में शायद आपने भी गौर से देखा हो, तो मुझे इस तरह से प्रचार मेरा किया गया कि मैं एक हिंदू होके मुसलमानों के पैरों पे गिर गया। देखिए, मेरे लिए हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मेरे लिए अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हो, सबसे पहले मेरे लिए वो आदरणीय है। मैं उसमें एक चारपाई के पाए को पकड़ा हुआ खड़ा था। मेरे लिए बड़े बुजुर्ग आदरणीय हैं और मैं उनकी हमेशा से इज्जत करना जानता हूँ। देखिए, और इज्जत करता रहूंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, तस्वीर क्या कहते हैं, ज्यादातर राजनेता हर बार बिजली, पानी और सड़क पर वोट मांगते हैं, आपका कुछ अलग मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? देखिए, राजनेता बिजली, पानी और सड़क पर क्यों वोट मांगते हैं? पिछले भारत के 70-75 साल से आज तक इसी पे वोट मांगते हैं। अगर एक बार के कार्यकाल में 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल के कार्यकाल में एक बार अगर काम करा दिया जाए, तो अगले 5 साल हम बिजली पानी पे ही क्यों वोट मांगेंगे? यहाँ युवा हैं, यहाँ पर देखिए, ये गिरिराज जी की पावन नगरी है, जहाँ पर रोजगार क्या है, कोई इंडस्ट्री तो लग नहीं सकती है। ठीक है, पॉल्यूशन। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी युवा हैं, बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ से मेरे ख्याल से
बेचारे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनको यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ कंपनीज आए यहाँ पर, नॉन पॉलिटेड कंपनीज, जो यहाँ उनको रोजगार दें। दिल्ली एनसीआर में जहाँ मेरी पकड़ है और शहरों में मेरी पकड़ है, मैं उनको वहाँ पर भेजूंगा, जॉब के लिए भेजूंगा। यहाँ से बहुत युवा जो है मथुरा तक पढ़ने जा रहा है गोवर्धन से। बस की सुविधाएं नहीं है, बस से 80-90 रुपए, किसान का बच्चा है जो 80-90 रुपए देके रोज पढ़ने जा रहा है, उनके पास इतने साधन नहीं है कि उतना पैसा दे पाए। मैं उन युवाओं के लिए ये कोशिश करूंगा कि उनकी एमएसटी बनाई जाए, उनका पास बनाया जाए, ताकि वो युवा वहाँ पर जाएं तो 10-20 रुपए में डेली वो होकर आ अच्छा, एमएसटी और पास बनाने की जरूरत तो तब है जब पहले कई गांव में आप गए हो तो इंटर कॉलेज तक भी नहीं है ऐसा, उसके लिए क्या मैनिफेस्टो में क्या आपके में? मैं बताता हूँ, जैसे मैं दौसेरस की आपको कहानी बताता हूँ कि वहाँ पर स्कूल है। हमारा एक बहुत बड़ा स्लोगन चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बिटिया जो हमारी है, बिटिया को हमें पढ़ाने के लिए दौसेरस में ही मेरे को बोला लोगों ने कि यहाँ पर तो 8वीं तक स्कूल है जी, आगे हम बच्ची को भेज नहीं पाते हैं, यहाँ पे इसको 12वीं तक करते हैं। इस तरह की मूलभूत सुविधाएं गांव में नहीं उपलब्ध है। लोग, मतलब मैं समझता हूँ आज तक जो राजनीति करी है बुआ बहुआ की जो सरकार रही है ना यूपी में, इसका अब समय जो अंत था वो हो चुका है। जो थोड़ा बहुत ये यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो सब समाप्त होने वाला है। ये झूठे दिलासे जो उन्होंने दिए आज तक वो सब खत्म होने वाले हैं। इस स्कूल को, जैसे देवसेरस के स्कूल की थी और भी स्कूलों को, इनको हम अपने शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे, माननीय विधायक जी के माध्यम से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इनको जल्द 12वीं तक कराए, ताकि बिटिया अपने शहर में ही पढ़ सके, अपने गाँव में ही पढ़ सके। अच्छा, कल जो वृंदावन में घटना घटी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, स्वयंसेवकों के साथ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस घटना के लिए मैं ये कहूँगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी समाज हो, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पर अगर लाठी चलती है तो ये दुर्भाग्य तो है ही, बिल्कुल दुर्भाग्य तो है ही। इस वृंदावन की जो घटना थी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। एक स्वयंसेवक के ऊपर अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी भांजी जाती है तो ये बिल्कुल भी, मैं ये चाहूँगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, और प्रशासन से भी ये कहूँगा आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। वैसे मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। कल आदरणीय जो हमारे कप्तान साहब हैं और डीएम साहब आए, दोनों लोगों ने इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया और ये भी कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, लॉकडाउन का अनुभव आपका अभूतपूर्व था, अविश्वसनीय था, हमें बहुत गर्व होता है आप जैसे लोगों पर। ऐसे लोग अगर नहीं होंगे तो कैसा देश होगा, हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं। अपने लॉकडाउन के वो अनुभव को साझा करिए। देखिए, लॉकडाउन में इस कोरोना महामारी, जो एक ऐसी ये महामारी थी पूरे विश्व को ना हिला के रख दिया था, उस महामारी से बिल्कुल आत्मा से ऐसा लग गया था कि अब हम नहीं बचेंगे। लेकिन एक ऊर्जा मिली, कुछ मेरे भाई, मेरे मित्र थे जिन्होंने ऊर्जा दी और हमने कहा कि चलो ठीक है, अब जो हो रहा है ठीक। जब समय देखा, प्रवासी मजदूर फंसने लगे, लोगों के घरों में भोजन नहीं था, लोग परेशान थे, बिल्कुल लॉकडाउन हो चुका था, तो हमने ये सोचा कि चलो हम, जब लोग घरों में सुरक्षित रहेंगे, जब हम बाजार में बाहर निकलेंगे लोगों की मदद करने के लिए, हमने प्रशासन से अपील करी कि हमें एक ऐसा सेवक बनाया जाए, हमें पासेस मुहैया कराए जाए ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। तो मथुरा टोल पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर, अच्छा, मथुरा टोल से मुझे ध्यान आया, एक आपकी वीडियो वो क्या कहते हैं पोर्टल पर हमने देखी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की पर, क्या था वो? अच्छा, वो मोदी नामा। जी जी, मोदी नामा का। वो बेसिकली क्या था कि प्रवासी, मैं मथुरा टोल पर था, प्रवासी मजदूर जा रहे थे। हम सुबह 5 बजे अपनी पूरी टीम के साथ भोजन की व्यवस्था के साथ पहुंचते थे। कुछ प्रवासी मजदूर जा रहे थे जिनको हमने भोजन मुहैया कराया, तो उन्होंने अपनी पीड़ा हमसे जाहिर करी कि हम दिल्ली से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, केजरीवाल सरकार ने हमारे लिए कोई मदद नहीं करी। चप्पलें भी आपने उतार दी थी, ऐसा मैंने देखा था। हाँ, तो एक प्रवासी जा रहे थे, बहुत बुजुर्ग थे, जिनके जूते फटे हुए थे, उन पर रबड़ बांधी हुई थी, उन्होंने लोहे बांधा। मैंने कहा बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्हें बताया बेटा मैं बंगाल जा रहा हूँ। मैंने जैसे ही ये सुना ना तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मैंने कहा बंगाल आप पैदल जा रहे हो? कह रहे हाँ, मैं दिल्ली से चल के आया हूँ, मथुरा पहुंचा हूँ और बंगाल जा रहा हूँ। तो मैंने अपने पैरों में जूतियां थी, मुझे नहीं पता था ये राजनीति से कैसे जुड़ जाएगा। मैंने जूतियां उतारी, कुछ मीडिया के लोगों ने, किसी ने भी वो फोटो खींच ली होगी, तो वो पोर्टल पे वहां तक पहुंच गए। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमारे प्रेरणा स्रोत बन के हमें ऐसी प्रेरणा दी कि हम लोगों ने सेवा करी, दिन रात हमने काम किया। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में अपनों से बिछड़ गए थे, लॉकडाउन में फंस गए थे, जिनके हमने लगातार पासेस बनवाकर उनको अपने घरों तक पहुंचाया, उनके बिछड़ों से मिलवाया। एक ऐसा काम हुआ था, एक
गोवर्धन से ही हमारे एक परिवार के सदस्य शिमला में फंस गए थे। मैंने गोवर्धन, हमारी पूरी टीम साथ में काम करती थी। मेरे प्रिय मित्र और बड़े भाई भी गौतम खंडेलवाल जी इस काम में मेरा पूरा सहयोग कर रहे थे। वो मैदान में आगे रहते थे। मेरे को किचन संभालने के लिए दी हुई थी कि भैया भोजन आप बनवाओ, बांटने हम जाएंगे। तो कभी वो बांटने जाते थे, कभी मैं एक्सप्रेस वे पे बांटने जाता था। वो गोवर्धन में शहर में बांटते थे, मैं शहर में बांटता था, तो वो एक्सप्रेस वे पे। हमने टीम डिवाइड कर रखी थी। तो शिमला वाले ऐसा हुआ कि वो पास नहीं बन पा रहा था। 40-42 दिन से वो पीड़ित था। उसने सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई कि मुझे बुलवा लिया जाए। तत्काल प्रभाव से उनका हमने पास बनवाया। प्रशासन के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में गौतम भैया हमारे गए, शिमला से उनको लेके आए। एक टीम वर्क था, लेकिन एक ऐसी प्रेरणा मिल गई। अब हमें उस समय तो ऐसा लग गया था, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी उस टाइम की, हम ये काम करेंगे तो ये। हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। वार्ड नंबर 18 से अगर हमें चुनाव लड़ना था तो मैं ये कहना चाहूंगा तो हम वार्ड नंबर 18 में ही जाते, सारा भोजन बांटते। एक्सप्रेस वे वाला जो बंगाल जा रहा है वो मुझे वोट नहीं देने आएगा, ठीक है। जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे अपने वार्डों में काम कर रहे थे, लेकिन हमारा ये था, हम जब सुबह शाम सैनिटाइजेशन करने निकलते थे, फॉगिंग मशीन से निकलते थे, तो 2 मिनट लूंगा आपके, फॉगिंग मशीन से निकलते तो हमने ये नहीं देखा ये मेरे वार्ड नंबर 18 का गांव है। हम बरसाने तक जाते थे, हम गोवर्धन शहर में घूमते थे। वो मेरे को वोट देने नहीं आते, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। एक दिल में पीड़ा थी कि जो लोग परेशान हैं उनके साथ हम कैसे खड़े हो सकते हैं। आज उन्हीं लोगों से जो आज वोट मांगने के लिए गांव गांव में घूम रहे हैं, उनसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब परेशान थे लोग, जब बिल्कुल दुखी थे, जब पीड़ा थी, तब आप कहाँ थे? आज वोट मांगने के लिए निकल रहे। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सेवा अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। तो ये थे हमारे साथ आदरणीय सुनील भारद्वाज जी, जो कि वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना मैं कीमती वक्त दिया, एक बार फिर धन्यवाद। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आप हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आप सभी के माध्यम से मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा। कोरोना का संक्रमण बहुत फैल रहा है, सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि होली अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाएं, बाहर कोशिश करें ना निकलें, मास्क लगाएं और 2 फीट की दूरी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।